गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ कि राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर था बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत ने बनाया और आपने भी ये उत्सव बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो अब तो श्री राम जी की स्थापना हो चुकी, तो जय श्री राम के साथ आज हम करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। तो पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार उच्चतम न्यायालय समय समय पे अपने जीवन के अधिकार की व्याख्या को बदल देता है। जिस प्रकार गोपालनवाद 1950 में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला था बच्चों कि देखो शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक अंगों की सुरक्षा, शारीरिक प्रताड़ना का अभाव ही क्या है, जीवन का अधिकार है। परंतु मेनकावाद, मेनका गांधी या मानेका गांधी वाद 1978, तो 1978 में उच्चतम न्यायालय 1950 की अपनी की हुई व्याख्या को ऐसे यू टर्न लेता है और बोलता है कि नहीं 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 भाई, शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा का मतलब क्या, हम किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देते हैं तो भाई उसका क्या शारीरिक तो सुरक्षा है ही, शारीरिक अंग सुरक्षित है ना, उसको हम मारेंगे ना पीटेंगे, लेकिन एक ऐसा जीवन भाई जिसमें गरिमा ही ना हो, गरिमामय जीवन ही क्या है, जीवन का अधिकार है। तो मैंने और 1950 में उच्चतम न्यायालय में जब गोपालन के वकील ने यही तर्क दिया तो उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो आपको तो पता ही है कि उच्चतम न्यायालय क्या है, इसी समाज में रहता है और समाज हमारा कैसा है बच्चों, तो परिवर्तनशील है। पहले का समाज देखो, पहले का समाज कैसा था, आज का समाज देखो, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आज लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं लड़का लड़की एक दूसरे के साथ। तो समाज कितना परिवर्तन हो गया है, समाज कितना ज़्यादा बदल गया है हमारा। तो जब समाज बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस समाज में ही तो उच्चतम न्यायालय भी रहता है ना, तो समाज के साथ वो भी तो बदलेगा। और गोपालनवाद में क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ बोला भैया देखिए, विधि के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, और विधि कौन बनाता है, संसद, और हम ये नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले कि विधि अच्छी है या बुरी है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का काम क्या है, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। तो जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का ये भी तो अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करे, क्योंकि संविधान में ना बातें लिखी हुई हैं बस एक लाइन में और फिर संविधान साइलेंट है। तो उसका विस्तार, समय के साथ साथ उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको मिला है, तो उच्चतम न्यायालय को मिला है। अब उच्चतम न्यायालय को जब ये अधिकार मिला है मेरे प्यारे बच्चों, तो उच्चतम न्यायालय ने 1950 में ये बोला कि शारीरिक अंगों की सुरक्षा ही जीवन का अधिकार है। पर उच्चतम न्यायालय समाज के साथ अपनी व्याख्या को क्या किया, चेंज किया, और 1978 में विशाखावाद में उसने बोला कि नहीं भैया, सिर्फ शारीरिक सुरक्षा का अंग ही क्या है, उस जीवन का अधिकार नहीं है, गरिमामय जीवन ही क्या है, जीवन का अधिकार है। और इस प्रकार 1978 से क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय के विस्तार बढ़ते ही गए जीवन के अधिकार को लेके, और आज भी क्या हो रहा है, ये जीवन का अधिकार विस्तार इसमें होते ही जा रहा है। और वही विस्तार आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीवन के अधिकार में आखिर क्या क्या विस्तार हुआ और किन किन मुद्दों को जोड़ा गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोलने का अधिकार, सोने, एक तरह से उन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अलग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मेनकावाद में बोला कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उच्चतम न्यायालय ने ये भी तो बोला ना, मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में कि गोपालनवाद में क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वैल्यू था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मेनकावाद में क्या कर दिया, विधि की उचित प्रक्रिया को लागू किया। कहने का मतलब अब उच्चतम न्यायालय विधि को देखेगी। गोपालनवाद में तो उसने बोल दिया था कि नहीं भैया, हम विधि को नहीं चेक कर सकते, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार बस फंडामेंटल राइट का रक्षा करना है। लेकिन अब क्या है कि वो विधि चेक करेगी। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, अपना परिभाषा ही बदल दिया जीवन के अधिकार का, और उच्चतम न्यायालय को परिभाषा देना है, तो उच्चतम न्यायालय को व्याख्या करना है किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि संविधान वहाँ पे पूरा विस्तार नहीं कर सकती, संविधान मौन है। उच्चतम न्यायालय का विस्तार बढ़ेगा तो विधि भी क्या होगी, उसके अंदर अंतर्गत घसीट के आ ही जाएगी, और विधि फिर क्या कर देगा, उच्चतम न्यायालय बोलेगा कि नहीं नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो इसको क्या करो, हटाओ। तो मेनकावाद में उसने बोला कि भाई हम देखेंगे कौन सी विधि, कहीं विधि फंडामेंटल राइट्स के
अपोजिट मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाली कोई विधि ना बन जाए, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो उसमें क्या हो गया, विधि की उचित प्रक्रिया जो कि अमेरिका में लागू हो वो लागू हो गई और उच्चतम न्यायालय का पावर भी बढ़ा। तो हर टॉपिक को मैंने विस्तार से समझाया है प्रीवियस क्लास में, फिर भी मैंने इस क्लास में सोचा कि चलो मौखिक रूप से कुछ बता देती हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास देख लेंगे और पुराने बच्चों का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। देखो, मेनका गांधीवाद में तो पता चल गया कि उच्चतम न्यायालय का क्या हुआ, शक्ति बढ़ गया, विधि की उचित प्रक्रिया लागू हो गई। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने यू टर्न लेते हुए गरिमा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने और क्या किया, तो उच्चतम न्यायालय ने ये बोला कि जीवन का जो अधिकार है उसका विस्तार व्यापक रूप से कर दिया और भी बहुत सारे मुख्य बिंदुओं को उसमें क्या किया, जोड़ा गया। और आज भी जीवन का विस्तार क्या हो रहा है, होते जा रहा है। और मेनकावाद में 1967 का पासपोर्ट अधिनियम भी क्या किया गया, रद्द किया गया। साथ में ये भी बोला गया कि विधि बिना प्रक्रिया की नहीं बनेगी, जबकि गोपालनवाद में विधि कैसी थी, निवारक नजरबंदी अधिनियम बिना प्रक्रिया की थी। तो आप प्रीवियस क्लास जरूर देखेंगे। अब चलते हैं इस मुद्दे पे। तो जीवन के अधिकार का विस्तार में क्या क्या आया, तो पहला त्वरित सुनवाई का अधिकार। जो त्वरित सुनवाई का अधिकार है वो हुसैन अली केस से लाया गया। तो आखिर ये है क्या बच्चों, इसको समझते हैं। देखो, त्वरित सुनवाई के अधिकार में ना 1 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए, आपका जो केस है उसको न्यायालय पहुंचना है। ठीक है, अब बात को ये समझो, क्या था ना, देखो समझो, मैंने चोरी किया मान लो, ठीक है। अब क्या है, इतना लेट हमारे यहाँ प्रोसेस था, पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, न्यायालय, लंद फंद, इतनी काफी लंबी प्रक्रिया। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि मेरी सुनवाई बैक टू बैक लटके जा रही है पूरी, मतलब अब तो सबूत भी लाना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा तो हम सच में चोरी किए हैं नहीं किए हैं, जांच पड़ताल तो क्या करती है राज्य हमारे लिए, क्या करती है, सबूत इकट्ठा करती है। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस में अब ये साबित होते ही 1 साल हो गए चोरी, और ऐसे करते करते हम 3 साल तक जेल में रह गए। वो मतलब प्रक्रिया चल ही रही है, मेरी सुनवाई हो ही रही है, आज इस डेट पे, कल उस डेट पे, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। ठीक है, तो अब क्या है, 3 साल तो मैं जेल में रह गई और चोरी की मान लो सजा 1 साल है। मान लो चोरी की सजा है 1 साल, 1 साल मान लो चोरी करने का कोई अपराध, अमुख अपराध समझ लो, चोरी की जगह अमुख अपराध जिसकी सजा है 1 साल। अब उसकी सुनवाई होते होते ही 3 साल लग गए। अब क्या है, जब हम गए उच्चतम न्यायालय में, फाइनली जब मेरा दिन आया, जब हमको न्याय आज मिलेगा, तो उच्चतम न्यायालय बोलता है भैया ये तो 1 साल ऑलरेडी काट चुका है, 3 साल काट चुका है 1 साल की जगह, अब इसको क्या हम सजा देंगे। ठीक है, तो ये है हुसैन अली केस जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार मिलता है। अब ये तो जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ ना, आप 3 साल तक किसी को अपराध क्या है, जितना अपराध करेंगे दंड उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए ना। ये मेनकावाद में भी उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या किया था कि हम अपराध करेंगे मान लो पेन तोड़ने का और हमको सजा मिलेगा बेंच तोड़ने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपराध के अकॉर्डिंग दंड मिलना चाहिए और उस दंड को भोगने के लिए हम 3 साल ऑलरेडी जेल में है कि कब हमको मेरा न्याय होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई सच में क्रिमिनल नहीं है, किसी ने कुछ अपराध नहीं किया, बेचारा बेवजह का 3 साल 4 साल जेल में सड़ रहा है, तो ये तो उसके जीवन के अधिकार का हनन हुआ। इसीलिए त्वरित सुनवाई का अधिकार लाया गया। ठीक है, और ये कब आया याद रखिएगा, हुसैन अली केस से 1 सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा इसमें सुनवाई, और सुनवाई का लटकना जीवन के अधिकार का हनन है। याद रखिएगा, अगर आपकी सुनवाई लटकती है तो ये जीवन के अधिकार का हनन है, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों, तो इससे ये होगा कि उस इंसान को जो अपराधी है उसको हम क्या कर रहे हैं, जेल में लटका के रख रहे हैं। ठीक है, तो उसको जेल में लटका के रख रहे हैं, जेल में बंद करके रख रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो अपराधी ही हो, समझ गया ना। और वो जितना अपराध किया है, अगर कोई अपराधी भी हो उसको उतना ही ना सजा मिलना चाहिए। अब न्याय के चक्कर में थोड़ी बैठे रहेगा। तो पहला समझ में आ गया कि उच्चतम न्यायालय ने विस्तार करते हुए जीवन के अधिकार को क्या बोला हुसैन अली केस में, कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। दूसरे बिंदु पे चलते हैं, इसमें है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मोहिनी जैन केस में याद रखिएगा, केस जो बोल रही हूँ एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मोहिनी जैन केस 2002, तो मोहिनी जैन केस 2002 जब हुआ तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, 86 संविधान संशोधन किया गया।
2002 में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो अब समझना है प्यारे बच्चों कि 86 संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये संविधान संशोधन करना पड़े। उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय लाता है तो हर बार जरूरी नहीं कि संविधान संशोधन करे, लेकिन हाँ, संविधान संशोधन करने का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर उसको उच्चतम न्यायालय का बात नहीं मानना है तो वो संविधान संशोधन करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो उसको लागू करने के लिए भी कर देता है, क्लियर। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय व्याख्या करते हुए, जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए अगर ये बोल देगी कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जीवन का अधिकार है, तो ये जीवन के अधिकार में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय को मानना बाध्यकारी है, पता है ना, मैंने पढ़ाया भी था आपको, आर्टिकल 19 में बताया था। तो चलो, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कब आया, मोहनी जैन केस से आया 2002। इसके लिए 86 संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, आर्टिकल 21 के क्लॉज ए को जोड़ा गया और आर्टिकल 21 के क्लॉज ए को जोड़ा गया, जो साफ साफ ये सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की बात करती है। अब इसके अंतर्गत क्या है ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, पर इसमें एक और बात जोड़ा गया है, जैसा राज्य विधि के अनुसार तय करे। अब बच्चों ये क्यों बोला गया है कि जैसा राज्य विधि के अनुसार तय करे, तो बात को समझाती हूं मैं यहाँ पे। अब समझो, एक स्टेट है जो खुद क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो निःशुल्क शिक्षा दे पाए अपने स्टेट के बच्चों का। अब लोग पहुंच गया, धरना दे दिया, हमारा फंडामेंटल राइट है, आप हमको निःशुल्क शिक्षा दीजिए। इसीलिए बोला गया, कहाँ से दे पाएगा वो, इसीलिए बोला गया कि जैसा राज्य विधि के अनुसार तय करेगा, ठीक है। तो राज्य जैसा विधि के अनुसार तय करेगा, तब ये नहीं कि जबरदस्ती, राज्य खुद से तय करेगा, विधि बनाएगा, क्लियर। लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तीसरा बिंदु जो है विदेश, सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विदेश यात्रा का अधिकार। तो विदेश यात्रा का अधिकार तो मैंने बताया ही, मेनका गांधी जी को रोका गया था ना, पासपोर्ट छीन लिया गया था 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के द्वारा बिना कारण बताए, तो ये पूरा भी बात बताई हूँ। तो मेनका गांधी वाद से क्या हुआ, विदेश यात्रा का अधिकार को भी जोड़ा गया जीवन के अधिकार में, साथ ही सतवंत सिंह के वाद में भी ऐसा ही किया गया, विदेश यात्रा का अधिकार जुड़ा। तो इतना तो मैंने बताया, कितना बिंदु 1 2 3। अब इसको रिमूव करते फिर आगे चलते और सारा इंपॉर्टेंट केस पे आज बात करेंगे, कुछ ओल झलोल नहीं। ऐसे तो भूलने का अधिकार भी जीवन का अधिकार है, सोने का अधिकार भी जीवन का अधिकार है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट बिंदु पे आज बात करेंगे। तो इसको रिमूव कर लेती हूँ पहले मैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिंदु को। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है जीवन के अधिकार के विस्तार। आप याद रखिएगा कि ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पर उनमें से भी मैं क्या बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, स्वच्छ पर्यावरण, तो स्वच्छ पर्यावरण जो है एमसी मेहता केस के दौरान उच्चतम न्यायालय ने बोला कि स्वच्छ पर्यावरण होना भी हमारे जीवन का अधिकार है। अब ऐसा कोई आपके परिवेश को गंदा करता है ना, तो ये आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, बीमारियां फैलेगी, आप बीमार हो जाओगे। तो एमसी मेहता केस में कहा गया कि देखो भैया, स्वच्छ पर्यावरण होना भी क्या है, एक व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो, भूल जाने का अधिकार बताया ही था, सोने का अधिकार भी बताया कि है, बोलने का अधिकार, ये सब तो जीवन का अधिकार ही है। तो यहाँ पे मैंने सोने का अधिकार इसलिए और लिखा ना, क्योंकि ये रामदेव बाबा जी का केस भी आपको याद होगा, जिसमें उनको सोने नहीं दिया गया था, ठीक है। आधी रात में क्या किया गया था, उनको उठा दिया गया था, तो वो धरना पे बैठे हुए थे। उन्होंने जाके क्या बोला था, उच्चतम न्यायालय में यही तो बोला था कि भैया मेरे जीवन का अधिकार का उल्लंघन है, अब राज्य हमको सोने भी नहीं देगी क्या। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बताने के लिए मैंने डाल दिया, पर ऐसे याद रखना, सोने का अधिकार, बोलने का अधिकार, भूलने का अधिकार, ठीक है, ये सब आपका जीवन का अधिकार है। और जीवन का अधिकार का विस्तार बहुत लंबा है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा ना। इसका लिखने का ये मतलब है कि जीवन का अधिकार देखो कितना विस्तारित व्याख्या किया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस जीवन के अधिकार का इतना विस्तारित व्याख्या किया गया है कि एक चीज नहीं छोड़ी गई है, ठीक है, और समय समय पे और भी किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो अब यहां से आ गया हमारा विशाखावाद।
तो विशाखावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखावाद में क्या बताया गया? यौन शोषण, यौन शोषण के विरुद्ध, ठीक है, जीवन का अधिकार। यौन शोषण अगर आपके साथ होता है तो वो आपके जीवन के अधिकार का हनन है, क्योंकि यौन शोषण अगर होता है तो वो आपके गरिमामय जीवन का उल्लंघन है। गरिमामय जीवन का उल्लंघन मतलब कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्याख्या करते हुए कहा कि यौन शोषण क्या है? जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यौन शोषण एक स्त्री का गरिमामय जीवन पर वार है। और याद रखिए, यौन शोषण पर मैंने ना पहले भी वीडियो बनाया है और स्पेशली सिर्फ यौन शोषण को समझाया है, क्योंकि मैंने मुद्दा देखा था एक यूट्यूब वगैरह से, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए यौन शोषण के बारे में, तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी है यौन शोषण की। अब बात को ये समझना है कि यौन शोषण में क्या क्या आते हैं। तो यौन शोषण में याद रखिएगा, आपकी स्त्री के किसी अंग के बारे में कोई कमेंट करता है वो यौन शोषण के अंतर्गत आता है। किसी से शारीरिक संबंध बिना मर्जी का बनाने की कोशिश करेगा तो यौन शोषण के संबंध में, यौन शोषण के अंतर्गत आता है। टच करने की कोशिश की जाएगी, यौन शोषण के अंतर्गत आएगा। अश्लील सामग्री दिखाई जाएगी, यौन शोषण के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि महिलाएं हमारे देश की इतनी मासूम होती है, समझती नहीं है। कोई लड़का कमेंट कर देता है उनके ऊपर कुछ भी, तो वो लोग मजाक और व्यंग में लेते हैं, ठीक है। किसी प्राइवेट पार्ट को देख के भी कुछ बोल देता है, लड़कियों को माल बोल देता है कि अरे माल लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। तो ये सब यौन शोषण के अंतर्गत आता है। आप किसी महिला पे आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते, आप किसी महिला पे कुछ बोल नहीं सकते इस तरह का व्यंग, ठीक है। लेकिन हमारे देश की महिलाएं हैं सीधी सादी, वो हमारे सोचती है चलो हमें तो व्यंग में लेती है, मजाक में। कभी कभी पार्टी वार्टी में जाते हैं, कुछ ऐसे नहीं स्त्रियों को बोल देते अरे यार गजब, हॉट, सेक्सी, क्या क्या लंदफन। तो ये सब क्या है, याद रखो, इस तरह की टिप्पणियां आती हैं यौन शोषण के अंतर्गत, और इसकी परिभाषा बहुत लंबी है यौन शोषण की, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता धारा 69 के अंतर्गत क्या किया गया है, अभी 2023 में ये भी बोला गया कि देखिए, कोई अगर पुरुष महिला के साथ उसकी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाता है ये बोलकर कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि वो अपनी चलो पहचान छुपा देता है कि हाँ हम अमुक व्यक्ति है, अमुक कास्ट से आते हैं या फिर अमुक जाति के हैं, तो इस तरह से अपनी पहचान भी छुपा लेता है या झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का झूठ बोलते हो, महिला की सहमति के साथ उसके साथ फिजिकल होते हो, तो ये भी यौन शोषण है। इसके अंतर्गत भी 10 साल की सजा और जुर्माना रखा गया है। तो थोड़ी बहुत बता दी मैंने बात यहाँ पे, तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, एशियाड वर्कर्स वाद। तो इसमें क्या है ना, इस वाद में न्यूनतम दर से कम मजदूरी देना। एशियाड वर्कर्स वाद, न्यूनतम दर से अगर आपको कम मजदूरी मिलेगी ना, तो ये भी क्या है, आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। याद रखिएगा, मजदूरों की ना हर जगह फिक्स होती है कि हाँ जैसे कि यहाँ पे है मान लो 400, 500, 600, तो वो सब वर्कर को जितने मजदूर है उनको उस हिसाब से मिला जाएगा। और न्यूनतम दर एक फिक्स क्या आता है, इस दर से नीचे उसको नहीं देना है, ठीक है। तो न्यूनतम दर से अगर कम मजदूरी किसी को मिलती है, एशियाड वर्कर के वाद में न्यायालय ने बोला कि ये उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। आगे चलते हैं, अकेले जेल में रखना भी क्या है, उस जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। आपको कोई अकेले जेल में ही रख सकता है। तो याद रखिएगा, ये जीवन के अधिकार का विस्तार बहुत ही ज्यादा, बच्चों माफ करना लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा मैंने वही इन्वर्टर वाली लाइट ऑन किया, तो इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकेले जेल में रखना भी क्या होता है, जीवन के अधिकार का हमारा उल्लंघन है। फिर बंधुआ मजदूरी केस में क्या बोला, बंधुआ मजदूरी केस में बोला गया कि देखो बंधुआ मजदूरी होता क्या है, पहले की क्या समाज क्या थी, लोगों को बंधुआ मजदूर बना के अपने यहाँ मजदूरी कराते थे, रखते थे, बांध के रखते थे, ठीक है। इसमें जब पता चला, जब इस तरह के जब ये केस आया तो उसमें क्या पता चला कि बहुत सारे पुरुष महिला तो है ही, साथ में बच्चे भी हैं। तो इसमें क्या बोला गया, बाल श्रम को शामिल किया गया कि बच्चों को क्या करेंगे, हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और वो भी खतरनाक जगह पे, जैसे कि हो गया पत्थर का कारखाना हो गया, भट्ठे हो गए, ईट के भट्ठे हो गए, साथ में कोई भी खतरनाक जैसे कोई काम है वहां पे उसको हम नहीं बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, 5 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे को, ठीक है। और बंधुआ मजदूरी को तो खत्म ही कर दिया गया, ना बच्चों से, ना किसी पब्लिक से, मतलब ना बच्चों से, ना पुरुष से, ना महिला से, ठीक है। हम किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। साथ में इसमें यह भी शामिल किया गया कि 5 से 15 वर्ष के जो बच्चे होंगे, इस आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह पे हम काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा स्वामी केस में ना निजता का अधिकार लाया गया,
अब समझेंगे पुट्टास्वामी केस और निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब क्या हुआ, तो बात को यहाँ ये समझना है। देखो, सबसे ज्यादा निजी क्या है, हमारा पर्सनल लिबर्टी हमारा शरीर है। शरीर से कमाया हुआ धन भी हमारा क्या है, तो हमारा निजता, मतलब हमारी क्या है, पर्सनल है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी में हमारा शरीर हो गया, शरीर से कमाया हुआ हमारा धन हो गया। और जब अपने शरीर से हम धन कमाते हैं तो उस पर अधिकार सिर्फ हमारा है, उसमें किसी और का ताक झाक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो निजता का अधिकार का मतलब ये है, अनावश्यक रूप से आपकी संपत्ति पे, आप पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। अब इसका मतलब, अब समझिए बात को। अब निजता के अधिकार का थोड़ा बात समझिए कि अगर हम आज कहीं भी जाते हैं, होटल में जाते हैं, ठीक है, हर जगह हमारे आधार कार्ड को देखा जाता है, तो आप जाके बोलोगे भाई आप कैसे हो सकते हो मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट देखने का, ये तो मेरा निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मेरे निजी चीज़ों को आप नहीं देख सकते, मेरी निजी चीज़ों के बारे में जानकारी आप लेने वाले कौन होते हो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन का अधिकार है वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। क्योंकि सामाजिक न्याय और सुरक्षा के लिए क्या किया गया, इसको प्रतिबंधित भी किया गया। आपको तो पता ही है हमारा संविधान क्या है, सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है। तो हमारे संविधान में ऐसा नहीं चलेगा कि अब मतलब छूट का मतलब पूरा छूट नहीं, प्रतिबंधित किया गया है सामाजिक न्याय लाने के लिए और सुरक्षा के लिए। तो अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपका तो एक एक सामान चेक होता है, कुछ नहीं छोड़ा जाता है। तो आप वहाँ नहीं बोल सकते भैया मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन है। आप कौन होते मेरा सामान देखने के लिए, हम बैग में क्या क्या रखे हैं, अपना पर्सनल सामान रखे, आप कैसे देख सकते हो। तो याद रखिएगा, सुरक्षा के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो आपके निजता के अधिकार का वहां पे क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब आप चले जाओगे उच्चतम न्यायालय, भाई मेरा मोहल्ला में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, हम कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे ये देख रहे हैं, हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो याद रखिए, पुलिस सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए लगाया जाता है ना, तो अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा तो पुलिस कैसे अपराधियों को पकड़ेगी। तो मतलब अब ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई जाके लगाते तो आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे लगा हुआ है तब आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, निजता के अधिकार में अब बात को ये भी समझेंगे। देखिए, निजता का अधिकार जो है ना, उसमें क्या है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, तो हम अपना एड्रेस दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो बात को ये समझना कि हाँ, अगर अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लागू कर दिया जाए कि नहीं हर जगह आधार कार्ड लगाना है, तब निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने फिर इसको अच्छे से बताया भी है कि देख लीजिए, आधार कार्ड का अगर मांग होता है तो राज्य को आपका क्या चाहिए, कुछ जानकारी राज्य के पास आपकी चाहिए, इसलिए आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य नहीं है। अब क्या करते हैं ना, आधार कार्ड को हर जगह मान लो अनिवार्य कर दिया जाए, तो आप कहीं जाओगे घूमने फिरने, हर जगह गाड़ी बस में हर जगह आधार कार्ड लगेगा। तो याद रखिएगा, हर जगह नहीं लगना है, जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे सुरक्षा की बात है, जहाँ पे सामाजिक न्याय की बात है, वहीं पे। स्कूल में भी आजकल देखा जा रहा है बिना आधार कार्ड का एडमिशन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, निजता का अधिकार आपको है। आपके व्हाट्सएप मैसेज को कोई चेक नहीं करेगा, आपके फोन को कोई चेक नहीं करेगा, बिना मतलब आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जहां सुरक्षा की बात आएगी, जहां सामाजिक न्याय का बात होगा, वहां पे तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो लिए जाएंगे सरकार के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो निजता का अधिकार आई होप समझ में आ गया होगा। अब अरुणा केस में चलते हैं। अरुणा केस में यूथनेशिया की बात की गई है। यूथनेशिया होता क्या है, यूथनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु। अब याद रखिए, हमारे संविधान में अब हम गए आत्महत्या करने, हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, आज हम मरेंगे, मुझे आत्महत्या करना है, याद रखिएगा, पकड़ के पुलिस डंडा मारेगी, बच गए तो बचे तो सीधे जेल लेकर जाएगी। ठीक है, तो अब बात को क्यों मैं बता रही हूँ, तो समझिए, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, तो इसके आधार पर क्या है, आत्महत्या क्या है, हमारा कानूनी अपराध है, तो इसको तो नहीं करना चाहिए। पर इच्छा मृत्यु क्या है ये समझिए। अरुणा केस यूथनेशिया में क्या कहा गया है, तो बात को ये समझना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वह असाध्य बीमारी से पीड़ित है, उसको उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार है वो, और उसको जीने का मन नहीं कर रहा है, उसके अंदर की इच्छा शक्ति जीने की मर चुकी है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, तो अब करेंगे क्या। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अरुणा केस में ये बोला कि ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए लिखित मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स बोल के या लिख कर दर्ज करा सकता है। तो लिख कर, खास करके लिख के,
तो इसमें क्या था ना, पहले मजिस्ट्रेट साइन करता था कि हाँ चलो ठीक है, ये इंसान को ऐसी ऐसी बीमारी है तो ये क्या हो कर सकता है, इच्छा मृत्यु ले सकता है। लेकिन जनवरी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, डॉक्टर की टीम डिसाइड करेगी। ठीक है, अब क्यों बोला गया, बात को समझिए। हो सके कि कोई फैमिली मेंबर कोई बूढ़ा हो गया, नहीं संभाल पा रहा, जबरदस्ती उससे लिखवा लेगा कि लिखो तुमको यूथनेशिया चाहिए, ठीक है, मतलब इच्छा मृत्यु चाहिए। तो बात को ये समझना है कि ऐसे में हम किसी से जबरदस्ती लिखवा सकते, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2023 में क्या किया, डॉक्टर की टीम को बोला कि वो तय करेगी। वो अगर बोलती है कि नहीं, हाँ ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति असाध्य बीमारी से पीड़ित है, इसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, इसको जीवन जीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये जी भी नहीं पाएगा, बचेगा नहीं, बचने की उम्मीद नहीं है, तो ठीक है, उसको इंजेक्शन देके फिर उसको शांतिपूर्ण ढंग से उसकी मृत्यु के लिए अलाउ कर दिया जाता है, तो उसको यूथनेशिया दिया जाता है। क्लियर, तो यहाँ तक बताया। अब तो उच्चतम न्यायालय ने इतना ही ज़्यादा विस्तार कर दिया है जीवन के अधिकार का कि उसने तो 2022 में ये भी बोला कि वैश्यावृत्ति भी क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, अब एक और केस को समझेंगे हम 2022 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके दौरान क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि देखो 23 से 24 हफ्ते का जो प्रेगनेंसी होगा उसमें क्या होगा, गर्भपात करने का अधिकार दिया जा रहा है। अब बात को ये समझना है, विवाहित या अविवाहित, तो देखो विवाहित का तो पहले से भी था लेकिन अविवाहित का नहीं था। अब आपको बता ही रही हूँ, उच्चतम न्यायालय इसी समाज में रहता है, समाज परिवर्तनशील है, आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, लिविंग रिलेशन के साथ अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। अब जब दो लोग अपनी मर्जी से एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कभी क्या होता है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और पुरुष क्या होता है, मान लो उसको रहने का मन नहीं किया, कल वो बोलेगा कि नहीं हम छोड़ के जा रहे हैं, तो अलग होने की स्थिति में अब वो अविवाहित स्त्री अपना प्रेगनेंसी जो है, अब उस बच्चे को वो कैसे पाले संभाले। तो इसलिए तो ये जो है ना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके दौरान उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि 2022 का ये मुद्दा है कि नहीं, अब अविवाहित स्त्री भी क्या कर सकती है, 23 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकती है। तो देखो समाज बहुत ज़्यादा बदल रहा है बच्चों, और जैसे जैसे समाज परिवर्तन अपना लेगा उच्चतम न्यायालय के जीवन के अधिकार की व्याख्या भी बदलेगी। विस्तार 1978 मेनका गांधीवाद से शुरू हुआ, क्योंकि 1950 का गोपालनवाद बहुत ही संकीर्ण था। ठीक है, उसमें सिर्फ शारीरिक अंगों की सुरक्षा की बात जीवन के अधिकार से जोड़ी गई थी, परंतु 1978 से उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, यू टर्न लिया, बोला कि नहीं हम ये भी देखेंगे, विधि को चेक करेंगे, उचित है अनुचित है, जीवन के अधिकार का विस्तार शुरुआत किया और वो अभी तक शुरुआत हो रहा है। हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन आपको दिखाई देगा, समाज में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आज आप कहीं भी जाते हो, किसी भी बड़े बड़े मेट्रो सिटी में देखो, लड़का लड़की एक दूसरे को मिलता, हक कर लेता, किस कर लेता, आम बात हो चुकी है। पहले ऐसा होता था क्या? बिल्कुल भी नहीं होता था। तो जब समाज बदल रहा है तो उच्चतम न्यायालय इसी समाज का अंग यहीं रहता है, तो वो भी तो अपने निर्णय को बदलेगा। तो जीवन के विस्तार की जो व्याख्या थी उसके इंपॉर्टेंट मुद्दों को मैंने समझाया, अरुणा केस समझाया, यूथनेशिया समझाया, पुट्टा स्वामी केस समझाया, निजता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी केस में बाल श्रम के शामिल किया गया ये भी बताया, अकेले जेल में रखना, एसियाडवाद केस में मैंने ये बताया, न्यूनतम दर से मजदूरी, कम मजदूरी मिलने से क्या होगा, आपके जीवन का अधिकार का उल्लंघन होगा। विशाखावाद में यौन शोषण को समझाया, स्वच्छ पर्यावरण बताया मैंने एमसी मेहता में। तो मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को करवा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जीवन के अधिकार का ये हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड टॉपिक है हमने लेके आया है, जिसमें जीवन के अधिकार के विस्तार को मैंने समझाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपका जो काम है वो ये है कि इसको तो रिवीजन करना ही है, साथ में आर्टिकल 21 का जो पहले के 2 क्लास है, तो जो नए जुड़ रहे हैं वो पुराने क्लास जरूर देखेंगे, और जो विद्यार्थी अभी इस पहले के क्लास को कर चुके हैं वो तीनों क्लास को क्या करेंगे, एक साथ रिवीजन कर लेंगे। तो कल मिलेंगे हम एक नए आर्टिकल के साथ, आर्टिकल 22, जो कि जीवन के अधिकार का ही क्या है, अगला चरण होगा हमारा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।